हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट 15। इससे पहले अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि हमेशा की तरह फुल मॉक टेस्ट है। पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया गया। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक खत्म कीजिए और बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपना कमर कस कर तैयार हो जाइए और क्वेश्चंस को फटाफट करने की कोशिश करें। ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रिमीज या फिर जैंडमीज कहा गया, बताइए। जैंडमीज किसे कहा गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, नंद वंश के शासक घनानंद को। ठीक है, महापद्म नंद के ये 8वें पुत्र थे और इसी के समय में भारत पर अलेक्जेंडर के द्वारा आक्रमण भी हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट का सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। देखिए, जनरल के लिए 70 मार्क्स, बीसी कैटेगरीज के लिए 67 और एससी कैटेगरीज के लिए 63 और एसटी कैटेगरीज के लिए 65 इस वीडियो का कट ऑफ है। तो अगर आप इतना अचीव कर लेते हैं तो मान कर चलिए कि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपने कर रखी है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिएगा इसी तरह की रेगुलर प्रैक्टिस सेट के लिए। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइडेस्पीस या फिर वितास्ता, जिसको अब आधुनिक नाम झेलम जाना जाता है, ये जो युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था, किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो सही आंसर होता है सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं छोटा सा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री प्लान, जिसमें आपको मिलेंगे बिहार के टॉप एडुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका। और इसमें आपको बहुत कुछ मिलेंगे, जैसे 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपको वीकली फ्री मॉक टेस्ट और क्यूजेज भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको 20,000 से प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके साथ भी बहुत कुछ। देखिए, थर्ड क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, शासक और अभिलेख के साथ मैच करना है। तो मैच करके बताइए कि कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। समुद्रगुप्त का संबंध बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, हरिसेन के द्वारा आपको पता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की देखें तो महरौली लौ स्तंभ से इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। और वहीं बात करें थर्ड पॉइंट, तो फर्स्ट और सेकंड तो यहाँ पर भी मिल रहा है, और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सी में मिल रहा है। बाकी देखते हैं। स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी हम कह सकते हैं कि भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त हो जाती है, भीतरी स्तंभ लेख यानी सी का 3 के साथ। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। अगर वहीं बात करें बुद्धगुप्त, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बुद्धगुप्त जो थे, स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में बुद्धगुप्त जो कि सबसे शक्तिशाली राजा थे। बुद्धगुप्त के बारे में कई अभिलेख मिले हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि दामोदरपुर ताम्रपत्र से भी इनके बारे में मिलता है, साथ ही साथ पहाड़पुत्र ताम्रपत्र से भी मिलता है, एरड़ अभिलेख से बारे में यहाँ पे इनकी जानकारी मिल जाती है। तो कई अभिलेख इनसे संबंधित है। फिलहाल यहाँ पर मैच कर सकते हैं पहाड़पुर ताम्रपत्र। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऑप्शन हम ये ए को यहाँ पे सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने भारत पर पहला राष्ट्रगीत लिखा था? हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। बताइए, भारत का पहला राष्ट्रगीत किसने लिखा था? अजीमुल्ला खां। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए सही आंसर है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? बताइए कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि टंगस्टन जो है, जिसको हम लोग डाब्लू से डिनोट करते हैं, डाब्लू ये होता है वो लैटिन वर्ड है, और लैटिन जो यहाँ पे डिनोट किया था, क्योंकि डाब्लू से इसलिए डिनोट किया था क्योंकि इसको लैटिन वर्ड में, जो लैटिन भाषा है उसमें कहा जाता है वोल्फ्रम। ठीक है, वोल्फ्रम, FRAM। तो वोल्फ्रम कहने की वजह से इसको डाब्लू से डिनोट किया जाता है, जिसको हम लोग टंगस्टन कहते हैं। और इसका जो गलनांक होता है लगभग मैं आपको बताता हूँ कि 3422 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा सा वेरिएंट हो सकता है अलग अलग, तो आपको इसको ध्यान रखेंगे। लगभग 3300 से 3400 इसका जो कि गलनांक का टेम्परेचर होता है। ठीक है, और जो टंगस्टन होता है इसका हम सबसे अच्छा कह सकते हैं कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए कि स्तनधारियों यानी मैमल्स में निषेचन होता है। मैमल्स में निषेचन कह सकते हैं कि गर्भाशयी नलिका में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय ने टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? किस भारतीय ने टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो सही आंसर होगा गीतांजलि राव। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि उस भारतीय का नाम बताइए जिसे 2020 के लिए द स्टेटस टाइम एशियाई ऑफ द ईयर से नामित किया गया।
तो सही आंसर होगा अडार पूनावाला। ठीक है, अडार पूनावाला कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि आप इनको याद रख सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इनके ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे, पूना में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी गई 14 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी शीर्षक एक किताब का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किया, तो इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सरकार ने किस वर्ष तक सभी घरों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की पहुंच और उपयोग करने का लक्ष्य निर्धारित किया। ये जो लक्ष्य रखा गया वो 2024 तक रखा गया। सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है। इस फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करके आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं, निरंजन 10। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप अनअकैडमी पर जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं और आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से, कंप्लीट तरीके से पूरी कर सकते हैं, जो कि आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएगी एक जगह। ठीक है, तो हो गई ना पूरी तैयारी एक ही जगह पर। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आप आगे जब चाहो आप देख सकते हो। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है, तो देखिए सही आंसर होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इससे बारे में कई पॉइंट्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 12 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई 1982 याद रखना है। मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके वर्तमान जो चेयरमैन है वो कौन है, तो गोविंद राजूलू चिंताला याद रख सकते हैं। इनसे पहले हरीश बानवाल जी थे, हरीश बानवाल, तो इस तरह से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी हर्ष कुमार बानवाल था, हाँ हर्ष कुमार बानवाल जी थे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, तो सही आंसर यहाँ पे होगा घरेलू क्षेत्र। सी को टिक करेंगे, घरेलू क्षेत्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर जीएसटी लागू नहीं होती है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 2017 में आया था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जीएसटी जो कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जीएसटी किस प्रकार के कर के अंतर्गत आता है, अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत शराब जो हुआ, शराब, पेट्रोलियम, बिजली, इन सभी को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कारपोरेशन बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया। कारपोरेशन बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया, तो सही आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। आपको पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत देना और विजया बैंक दोनों को मिलाकर के इसमें शामिल किया गया था, जबकि कॉरपोरेशन बैंक को इसमें शामिल किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था। एगमार्क एक्ट जो है वो भारत में कब लागू हुआ था, तो ये 8 मई 1937 में लागू हुआ था। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ध्यान रखेंगे 8 मई 1937। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एगमार्क एक्ट भारत में 8 मई 1937 को लागू किया गया था। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि उत्पादकों में एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए जो कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए कि एगमार्क जो है वो किस लिए जाता है, तो कृषि उत्पादकों के गुणवत्ता के लिए। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता पर उसको एगमार्क दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी। आपको पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो गठन किया गया था, कब किया गया था, 1935 में। ठीक है, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। तो 1935 में जब इसका गठन किया गया तो किस आयोग ने इसकी सिफारिश की थी, तो हिल्टन यंग आयोग ने सिफारिश की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नरसिम्हन समिति का संबंध है। तो नरसिम्हन समिति का संबंध जो है वो बैंकिंग सुधार। ऑप्शन बी सही होगा, बैंकिंग सुधार। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, बताइए कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। बिल्कुल सही है कि गीत गोविंद के रचयिता जो है वो जयदेव है। आपको ध्यान रखना है कि जयदेव की एक और कीर्ति है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होती है, और वो है रत्ती मंजरी। ठीक है, रत्ती मंजरी जो कि काफ़ी फेमस है, आपको ये याद रखना है। पूछा जा सकता है कि रत्ती मंजरी के लेखक कौन है, जो कि गीत गोविंद के लेखक की जयदेव है। ठीक है, जयदेव जो है वो वैष्णव भक्त एवं संत के रूप में भी जो कि काफ़ी ज़्यादा ये सम्मानित किए गए हैं।
अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गीत गोविंद की जो रचना इन्होंने की थी जयदेव ने, ये किस सदी में की थी? तो 12वीं सदी में की थी, यह ध्यान रखेंगे। राग के टीले किस क्षेत्र की पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है और ये हमारा होगा दक्षिण भारत। देखिए, राग के टीले की अगर हम बात करें तो दक्षिण में जो कि कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित जो कि संगनकल्लू, ठीक है, संगनकल्लू जो स्थान है वो नौपाषाणी कालिकपुरा स्थल था, वहीं से राग के टीले के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रूस ने किस राइफल के भारत में निर्माण की मंजूरी दी है? रूस ने किस राइफल के निर्माण के लिए भारत में मंजूरी दी थी? और वो है भारत में निर्माण की मंजूरी दी गई है AK-203 राइफल, ठीक है, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि हाल ही में केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान ने दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष कहाँ पर लगाया? दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष जो है, सौर वृक्ष कहाँ पर लगाया? तो दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए सही होगा। जो भी करंट के क्वेश्चन हैं आप इनको अच्छे से याद रखें और साथ ही साथ अगर आपने हमारे करंट का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, जो कि 200 क्वेश्चंस का मैंने इससे पहले भी आपको डिस्कस किया था, तो आप उसको देख सकते हैं। 200 क्वेश्चंस का पार्ट 1 है, 200 क्वेश्चंस का पार्ट 2, यानी कि कुल मिलाकर 400 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है और इसका जस्ट आपका थर्ड पार्ट आने वाला है 200 क्वेश्चंस के साथ। तो बस बने रहिए और सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जनवरी से 2020 तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। हाल ही में ब्रिक्स खेल 2021 की मेज़बानी किस देश को दी गई है? बताइए। 2021 की मेज़बानी जो दी गई है वो किसे? भारत को मिली है, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु राज्य के किस जिले को पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला राज्य का पहला जिला घोषित किया गया? तो पहला जिला घोषित किया गया किसे? तो विरुधुनगर, ठीक है, विरुधुनगर, ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने CII-GBC नेशनल एनर्जी से लीडर का पुरस्कार जीता है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा हैदराबाद, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन योजना का नया लोगो लॉन्च किया गया? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो बांस दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, 18 सितंबर को बांस दिवस। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इसका एक नया लोगो जारी किया, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट वन बनता है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बताइए। तो ध्यान रखेंगे, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, साथ ही साथ हमारे शरीर का जो दाब होता है वो भी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे हम कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, सुग्राही नहीं रहता है उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अंध बिंदु हम किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं कि आंख के भीतरी पर्दे पर वह बिंदु जहां किसी आंतरिक कारण से कह सकते हैं कि प्रकाश या फिर बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब ना पहुंच पाता हो, नहीं बनता है, उसी को कहते हैं अंध बिंदु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? वित्त आयोग के सदस्य। तो ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो देखिए वित्त आयोग के भारत में वित्त आयोग की बात की जा रही है। 280 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन करता है 5 वर्षों के लिए, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं और इनकी जो योग्यताएं निर्धारित की जाती है कानून द्वारा, संसद के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। बताइए, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए, करंट का क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में बेलारूस को प्रथम स्थान मिला, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट है कि इस सूची में भारत का स्थान 102वां है, क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2019 में 117 देशों की सूची जारी की गई थी जिसमें भारत को 102वां रैंक मिला था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 2020, तो 2020 के अकॉर्डिंग देखें तो भारत 94 था, कितने देशों की सूची में? 107 देशों की सूची में।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे गलत कह सकते हैं। और क्यों यहाँ पे, तो यहाँ पे बात 2020 की जा रही थी इस वजह से, ठीक है, 2020 के संबंध में ही यहाँ पे बात की जा रही है कि इस सूची में 2020 का स्थान भारत का स्थान 102 है, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाता है। तो सही कथन हमें चुनना था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, केवल और केवल एक। तो इस दोनों डाटा को आपको याद रखना है, हो सकता है कि दोनों डाटा मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी। बताइए कि एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी, या फिर इस क्वेश्चन को यूँ तरह से पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, कब निर्वाचित हुई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, क्योंकि नहीं दिया गया, और ये थी 1917 में। और आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि भारत की तरफ से, ठीक है, यानी कि भारतीय महिला अध्यक्ष जो निर्वाचित हुई थी वो कब निर्वाचित हुई थी, नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है। तो भूबद्ध है कह सकते हैं अरल सागर, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स भी है, यहाँ पे आप पढ़कर इसको समझ सकते हैं। देखिए जिसको अरल सागर या फिर अराल सागर मध्य एशिया में स्थित एक झील है, जिसे बड़े आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है। एक प्रकार का झील ही है, लेकिन इसके बड़े आकार होने के कारण इसको सागर कहा जाता है। लेकिन एक छोटा सा इसमें घटना भी घटता जा रहा है कि दिनों दिन इसका आकार जो कि घटता जा रहा है। देखिए इससे बारे में कुछ पॉइंट्स है, जैसे स्थानीय भाषाओं में इसका शाब्दिक अर्थ जो वो द्वीपों का झील है, ठीक है, द्वीपों का झील है, जो इस झील में एक समय दिखने वाले 1500 टापुओं के आधार पर इसको नामांकित किया गया था। पहले इसमें लगभग 1500 टापू दिखाई करते थे, इस वजह से इसको द्वीपों का झील कहा जाता था, ठीक है। मध्य एशिया के अंतर्गत उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि देश आते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है। तो महाभियोग जो कि प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन से उठाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। महाभियोग की प्रक्रिया जो कि यूएसए के संविधान से ली गई है, और इसके बारे में आर्टिकल 61 है, 61 के आर्टिकल के तहत ही महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति को जो निर्वाचित या फिर कह सकते हैं चुना जाता है वह संसद के सदस्यों के द्वारा, संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत हो या फिर पशु, ठीक है, पशु। यह कथन किसने कहा था, या तो संत हो या फिर पशु, यह कथन किसने कहा था। यह कथन अरस्तु का, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए कि बीते दिनों मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया, उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था। भारत के प्रथम ऑस्कर विजेता थे भानु अथैया, और ये गांधी फिल्म के लिए जो कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर के कितना कर दिया गया। मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष का था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बनता है कि पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है। पूर्व पाषाण काल का संदर्भ कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक मानव, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्लेट और संगमरमर है, स्लेट और संगमरमर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्लेट और संगमरमर जो होगा वो क्यांतरित चट्टाने या फिर रूपांतरित चट्टाने के अंतर्गत कह सकते हैं, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्यांतरित चट्टानों के अंतर्गत नीस, सर्पेंटाइन, सिस्ट, ग्रेफाइट, स्लेट, संगमरमर, कोयला, क्वार्टजाइट, इन सभी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि कृष्ण प्रथम या फिर कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे, उन्होंने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था। तो यहाँ पे सही आंसर में किसे टिक करेंगे, एलोरा के शिव मंदिर, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिब्राल्टर जलद मरुमध्य किन 2 देशों को अलग करता है। जिब्राल्टर जलद मरुमध्य किन 2 देशों को अलग करता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोरक्को और स्पेन को अलग करता है, सी बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी जो कि सक्रिय हैं, बताइए कौन से ज्वालामुखी सक्रिय हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे। देखिए माउंट किलिमंजारो एक प्रकार का निष्क्रिय ज्वालामुखी है और माउंट कोटोपैक्सी ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है, ये जो कि हम कह सकते हैं अफ्रीका में पड़ता है, और ये माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में पड़ता है और ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। और बैरन द्वीप आपको पता है कि भारत का ही एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। तो 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हम टिक करेंगे किसे, ऑप्शन बी को, 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आक्रामक लौटाना झाड़ियों को उखाड़ने के लिए, ठीक है, लौटाना झाड़ियों को उखाड़ने के लिए मिशन लौटाना राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में शुरू किया गया था। ये जो शुरू किया गया था सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू किया गया था, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस कमांड द्वारा बुल स्ट्राइक नामक एक विशेष त्रिकोणीय युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था। बुल स्ट्राइक जो है आयोजित किया गया था, तीनों सेनाएं इसमें शामिल थी और ये जो स्टार्ट किया गया था कह सकते हैं अंडमान और निकोबार कमांड के द्वारा। निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के टेरेसा कह सकते हैं, टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय ट्राई सर्विसेज कम्बैक्ट एक्सरसाइज जो कि ये स्टार्ट किया गया था बुल स्ट्राइक। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है और वो कौन सा है, तो अंकोर वाट का मंदिर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था। शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी को शुरू कराया गया था किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, प्रोटीन की कमी निम्न में से कौन सी बीमारी का कारण बन सकती है। देखिए प्रोटीन की कमी के कारण प्रोटीन की कमी जो है वो निम्नलिखित में से क्वासियोकर जो बीमारी होती है वो बच्चों में होती है और ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्वर्ण क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है, स्वर्ण क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है, करेक्ट आंसर क्या होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, बागवानी विकास। ठीक है, बागवानी विकास, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि एक्सरोफथाल्मिया निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। एक्सरोफथाल्मिया निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन से होने वाला रोग है और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, संचारण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे सही आंसर हम टिक करेंगे जो कि उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगर आपको हमारा ये क्वेश्चंस और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। और लाइक में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। फिलहाल बताइए कि करेक्ट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं, 2 सदन कौन से हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया। 2 सदन कौन से, तो करेक्ट आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा। देखिए मैं आपको चलते चलते क्वेश्चंस बताता हूँ, सरल आपको याद रखना है, सरल, ठीक है। सरल अगर आप याद रखते हैं तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस याद होगा। देखिए गठन से संबंधित अक्सर पूछा जाता है, संसद के गठन से संबंधित क्वेश्चन। देखिए 100 का मतलब क्या हुआ, संसद, ठीक है। संसद में अगर हम बात करें तो इसके गठन से संबंधित जो प्रावधान है 79। र की बात करें तो राज्यसभा, ठीक है, र से राज्यसभा आप याद रखेंगे। और राज्यसभा से संबंधित जो आर्टिकल है वो 80 है। ल का मतलब हो गया लोकसभा, लोकसभा से संबंधित जो गठन की प्रावधान है अनुच्छेद 81 में दी गई है। तो इन 3 चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। तो फिलहाल सही आंसर तो ऑप्शन बी को गेस किया, लेकिन यहाँ पे इस सरल को याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन ब्राही लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो आपको पता है कि ब्राही लिपि का अर्थ निकालने वाले अगर हम बात करें तो जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। 1837 में सबसे पहले इन्होंने जो कि अशोक की लिपियों को पढ़ने में काफ़ी जो कि सबसे पहले इन्होंने पढ़ा था, आपको पता होगा। तो कह सकते हैं कि अशोक की जो लिपि लिखी थी ब्राही लिपि में थी और इन्होंने उसका अर्थ निकालने वाले ये पहली व्यक्ति बने थे, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में किसे यूके चिल्ड्रंस बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूके चिल्ड्रंस बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे, तो जसविंदर बिलान, ऑप्शन डी को टिक करेंगे।
और यूके चिल्ड्रंस बुक अवार्ड जो है वो इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया, किस उपन्यास के लिए? आशा एंड द स्पिरिट बर्ड के लिए दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? 2011 की जनगणना से रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस देख लीजिएगा। उसमें करीब मैंने 50+ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि पूरे जनगणना को कवर करते हुए, सारे क्वेश्चंस इससे बाहर पेपर में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की बात करें तो 943 है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वो कौन सा है? तो सही आंसर है नागार्जुन सागर, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य। पहला जो था जिम कॉर्बेट था, लेकिन सबसे बड़ा नागार्जुन सागर। नेक्स्ट वन बनता है कि ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखेंगे उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह द्वितीय के नाम से ये प्रसिद्ध थे। तो इन्हीं के समय में ख़त्म हुआ था, ठीक है। कभी कभी मोहम्मद शाह के संबंध में क्वेश्चंस पूछा था, तो मैं आपको बता दूं कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाले जो अंतिम मुगल शासक था वो था मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया, और वो था बेसिन की संधि। बेसिन की संधि 1802 में हुई थी, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पानीपत में मराठे पराजित हुए क्यों? पानीपत के जो युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, ठीक है। और इसमें किसके मध्य हुआ था? तो मराठा और अफगान के मध्य हुआ था। तो मराठे जो शक्ति थे अफगानों के बराबरी नहीं थे, इस वजह से हार गए थे। ऑप्शन बी को फिलहाल यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी जो कि लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो ये यहाँ से देखिए दो क्वेश्चंस अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल सही आंसर हमारा होगा अमृतसर, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, इनकी धार्मिक राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? अधिकतम दूरी, ध्यान रखेंगे अधिकतम दूरी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको सन देखते हैं, सन, तो आपको पता है कि पृथ्वी चारों तरफ इसके घूमती है, तो चारों तरफ किस तरह से दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गमन करता है। इस तरह से कह सकते हैं कि मान के चलिए कि हमारा पृथ्वी है तो इस तरह से गमन करता है। यहाँ पर होगा तो सबसे ज़्यादा दूरी हुआ, अगर यहाँ पे है तो सबसे कम दूरी हुआ। तो जो ज़्यादा दूरी होता है इस स्थिति को हम लोग कहते हैं अपसौर, ठीक है। अपसौर कहा जाता है, अपसौर, ध्यान रखेंगे अपसौर। इसको मैं फिर से लिखता हूँ, अपसौर कहा जाता है। और ये जो स्थिति बनती है वो 4 जुलाई को बनती है, ठीक है। तो फिलहाल करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जुलाई। लेकिन ये जो स्थिति बनती है सबसे कम दूरी जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच, इस स्थिति को हम लोग उपसौर कहते हैं, उपसौर, ठीक है, उपसौर। और ये स्थिति बनती है 3 जनवरी को, ये आपको ध्यान रखना है। 3 जनवरी को सबसे कम और 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा। तो यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। आई होप कि ये बात आपने समझ लिया होगा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न ये कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व में पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखते हैं? इसका कारण ये होता है कि पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ठीक है। और यही कारण ये भी होता है कि जो सूर्योदय होता है हमेशा पूर्व की दिशा में क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अगर कोई पूछ ले तो आपको यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी देना होगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस वजह से सूर्योदय हमें हमेशा पूर्व की ओर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने किस उच्च न्यायालय में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया? ई सेवा केंद्र का उद्घाटन बताइए कहाँ पे किया? शरद अरविंद बोबड़े, जो कि वर्तमान में 47वें कह सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया था? 46वें जो मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई का स्थान इन्होंने ग्रहण किया था। तो सही आंसर यहाँ पे होगा त्रिपुरा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा? रानी पद्मावती का स्मारक जो है वो मध्य प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा की गई है, डी करेक्ट होगा। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है या फिर किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ, बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होगा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है कि सिख सेना कहलाती थी, सिख सेना जो है क्या कहलाती थी? सिख सेना को खालसा कह सकते, खालसा पंथ, ठीक है, कहा जाता था। खालसा याद रखेंगे,
खालसा। ठीक है, अच्छा नीचे कमेंट करके बताएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ जाती है आप उसको कमेंट करके किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। सूबे को हम कह सकते हैं प्रांत भी, तो बंगाल प्रांत का वास्तविक स्वामित्व यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बक्सर की लड़ाई 1764। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों में से जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे उनका सही कालक्रम क्या होगा। कालानुक्रम में आपको सजाना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे वो सूरत में स्थापित किया गया था, और इसके लिए मैंने आपको छोटा सा एक ट्रिक भी बताया था, और वो ट्रिक हमारा क्या था कि सुर में बक। ठीक है, सुर में बक। तो सुर का मतलब क्या हो गया सूरत, में का मतलब हो गया मद्रास, ब का मतलब बम्बई और क का मतलब कलकत्ता। सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, इस तरह से याद रख सकते हैं, काफ़ी इजी तरीके से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या, संथानम समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था। संथानम समिति, तो सही आंसर क्या होगा। संथानम समिति केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था 1964। ठीक है, 1964 में। अगला प्रश्न क्या बनता है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है। अच्छा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया ना, कानून द्वारा संसद, ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में देखा था क्वेश्चन, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बताइए, राजनीति के लिए प्रतिष्ठित 2020 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया, और राजनीति के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड है, तो सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, उसे रेलवे के एक पुल को पार करने में 26 सेकेंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे सेकेंड अगर बात करें तो टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पे क्या होता है, ट्रेन की खुद की लंबाई और साथ ही साथ पुल की लंबाई। अगर मैंने आपको बताया कि पुल को पार करें, नदी को पार करें, किसी प्लेटफॉर्म को पार करें, तो उस कंडीशन में ट्रेन की लंबाई के साथ साथ उस चीज़ों को भी जोड़ना पड़ता है। लेकिन किसी आदमी को पार करें या फिर किसी खंबे को पार करें, किसी पुल को पार करें, तो उस वक्त हम लोग इसकी लंबाई को नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कम लंबाई होती है, ना के बराबर होती है, इस वजह से हम लंबाई को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी मैथ में बढ़ा रखा है। तो देखिए अगर टोटल हमारा डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितना 90, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सेकंड की बात की जाए तो किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना पड़ेगा। 5/18 से मैं गुना करता हूँ। ठीक है, ऊपर में तो देखिए 18 × 5 = 90, ये हो गया। 25 26 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 25 625, और एक और 25 जोड़ देंगे तो कितना होगा 650। और 650 में अगर मैं आपका 150 घटा दूँ तो कितना निकल जाएगा, कह सकते हैं 500 मीटर करेक्ट होगा, जो कि एल की लंबाई है, पुल की लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो कि 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1539 जो था हुमायूं से संबंधित, जो कि चौसा का युद्ध, ध्यान रख सकते हैं। और 1540 की बात करें तो कनौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। और 1555 सरहिंद का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश ईंधन कार्बन यौगिक होते हैं। अधिकांश ईंधन जो है वो कार्बन यौगिक होते हैं, किसके साथ, अधिकांशतः हाइड्रोजन के साथ होते हैं। सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान के संदर्भ में विचार कीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुरुत्वीय त्वरण जी के संदर्भ में अगर हम देखें तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि विषुवत की रेखा पर अधिक होता है। इसके लिए मैं छोटा सा एक तरीका आपको बताया था, अध कवि, आप याद रख सकते हैं। देखिए अध कवि से अगर क्या होगा कि अ का मतलब अधिक होता है ध्रुव पर। ठीक है, अधिक होता है ध्रुव पर, तो विषुवत रेखा पर अधिक, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया, क्योंकि कम होता है विषुवत रेखा पर, तो ध्रुवों पर कम होता है, ये पॉइंट भी गलत हो गया। नियत रहता है, ये पॉइंट तो गलत ही है, नियत कैसे रह सकता है। ठीक है, आपको पता है कि अधिक होता है ध्रुव पर, कम होता है विषुवत रेखा पर, केंद्र पर शून्य होता है, जी का मान केंद्र पर शून्य होता है। तो इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बताइए कि क्या है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी आपसे पूछा रहा है, तो सदिश राशि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विस्थापन एक प्रकार का सदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने शासन किया था। हर्षवर्धन ने शासन किया था।
हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी के दौरान शासन किया था। इनका समय हम कह सकते हैं कि 606 से करीब इन्होंने 647 तक, ठीक है, 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो 7वीं शताब्दी के दौरान, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो पाइप 12 घंटे में एक साथ भरने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ए पाइप टैंक को भरने से 10 घंटे तेज़ी से भरता है तो टैंक भरने में दूसरा पाइप कितना समय लेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें कि ए जो है अगर x घंटे में भरता होगा और दूसरा पाइप जो है वो x से 10 ज़्यादा भरता है, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x जो है वो इस तरह से देखते हैं, देखिए इसको हटाता हूँ, हाँ अब देखिए कहने का मतलब कि 1/x ये हो गया और साथ ही साथ 1/x + 10 और इन दोनों मिलकर के 12 घंटे में उसको भर देते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे जो कि फैक्टर को करने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू को पुट करें कि हमारा राइट साइड में 1/12 आ जाए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन 20 को उठाते हैं। देखिए जो ऑप्शन उठाते हैं वो एग्जैक्ट आंसर हमारा नहीं है, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि हम कोई एक वैल्यू को उठाते हैं। तो हम यहाँ ऑप्शंस के उठा करके चेक करते हैं। चलिए मैं आपको कोई और भी उठा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे 20 रखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे x की जगह पे 20 रखूँगा और यहाँ पे 20 और एक कितना होगा 10 होगा, यानी कि 30, तो टोटल कितना होगा 20 और 30 कैल्सियम हो जाएगा, आप कहेंगे कि 60। तो ये आपका हो गया ऊपर में 3 और 2, यानी 5/60 का मतलब क्या हुआ कि 1/12। तो देखिए दोनों तरफ इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। तो दोनों तरफ इक्वल आने का मतलब हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया कि दूसरे पाइप कितने घंटे में भरेगा। तो मैंने पहले पाइप को 20 घंटे मान लिया था, तो दूसरे पाइप को 20 + 10 यानी कि 30 घंटे में भरेगा। तो सही आंसर हम क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन बी को, 30 घंटे में भरेगा। बाकी आपकी मर्जी, किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का स्टार्ट किया गया नई दिल्ली के सरकार के द्वारा, ठीक है, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट वन है कि कॉर्पेट भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। कॉर्पेट जो होता है भारत और किस देश के बीच, तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, यानी बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ दो और भी होते हैं, जैसे बोंगो सागर याद रख सकते हैं, और एक होता है संप्रीति, तो ये दो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण भारत ने किया, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं। अंत्येष्टि जो संबंधी टीले होते हैं उनको हम लोग स्तूप कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा, स्तूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने पर यह घटती है, यह घटना उदाहरण है। तो ये घटना बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि डॉपलर इफेक्ट पर आधारित होता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो एक कथन है वो सही नहीं है। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सही नहीं है। चलिए हम एक करके देखते हैं। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही है कि तापमान बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ता है और तापमान घटेगा तो वेग घटता है। यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल सही है, यहाँ पे हमें बताना सही नहीं है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ताप पर निर्भर करता है लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। देखिए यही पॉइंट गलत है, क्योंकि आर्द्रता अगर बढ़ता है तो वायु में ध्वनि का वेग जो है वो भी बढ़ता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो कि गलत कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो कि सी गलत हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि x + 1/x = 2 दिया गया तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान दो तरीका होता है, हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास a + 1/a = कोई k वैल्यू दिया गया हो, ठीक है, तो हम डायरेक्ट कि a + 1/a³ की जो वैल्यू निकालते हैं वो कह सकते हैं कि kq - 3k, ठीक है, प्लस दिया गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, kq - 3k। तो k का मतलब 2 दिया गया, 2 के पावर करेंगे 3 तो 8 और 3 दूनी के 6, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या होगा 2। सही आंसर ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। तो सही है अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी सही है कि उनके घर ईंटों के बने थे, पक्की ईंटों के बारे में जो कि साक्ष्य मिला भी है।
सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी, ये भी सही है। घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया, तो इनमें से कौन एक गलत है, तरीके से बताइए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि केरल करगम, तो देखिए करगम का संबंध कर्नाटक नहीं तमिलनाडु से होता है, करगम का संबंध तमिलनाडु से, तो यहाँ पे पॉइंट गलत है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सभी का बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार निम्न में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। तो भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला था, रोजर पेनरोस, रोनाल्ड गेंजेल और राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया था, किन वैज्ञानिकों को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज, इन 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सदस्य, ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और अविश्वास प्रस्ताव जो कि लोकसभा में ही पेश किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुसार सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो यह आप बताइए कि कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। पंचायत का संबंध भाग 9 बिल्कुल सही है। नगर पालिका का संबंध बिल्कुल ये भी सही है कि 9 के ए में। नगर नागरिकता के संबंध करें तो भाग 2 में, ये भी बिल्कुल सही है। सभी यहाँ पे सही होगा, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के साथ गलत जोड़े बनाए गए। देखिए मैं आपको बता दूं कि पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी, ये सही है। अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम, सही है। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी, ये भी सही है। कलकत्ता की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने नहीं, जॉर्ज चरनॉक ने की थी, यहाँ पे गलत हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। और ये था इलाहाबाद की संधि के तहत, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि UEFA जो कि एक फुटबॉल लीग है, इसके पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है रॉबर्ट लेवांडोस्की, ठीक है। और ये किस देश से हैं, तो पूछा जा सकता है कि ये किस देश के हैं, तो पोलैंड के प्लेयर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि योगेश की आयु अपने पुत्र आशीष की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व योगेश की आयु आशीष की आयु से 9 गुनी थी, तो योगेश की वर्तमान आयु क्या है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे बात योगेश और उसके पुत्र की जा रही है, तो यहाँ पे मैं उसका सन ले लेता हूँ, योगेश और उसके सन का रेशियो है, ठीक है। तो योगेश की आयु अपने पुत्र की आशीष की आयु, आशीष है ना, चलो यहाँ पे आशीष कर लेते हैं। चलो इसको मैं थोड़ा सा कट ही कर देता हूँ, नेक्स्ट ले लेते हैं। चलो देखिए योगेश और क्या है, योगेश और आशीष, चलो 2 लोग हैं। तो योगेश जो 4 गुना है, तो ये 4 और 1 का रेशियो बन जाता है। ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, प्रेजेंट वर्तमान आयु की। 5 वर्ष पूर्व, तो मैं 5 वर्ष पूर्व की बात करता हूँ। चलो 5 वर्ष पूर्व की क्या है, योगेश की आयु आशीष की आयु से 9 गुनी, तो यहाँ पे मैं 9 गुनी कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से 9 गुनी। दोनों रेशियो को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें जितना का डिफरेंसेस हो रहा है ऊपर में गुना कर लीजिए, ऊपर वाले का डिफरेंसेस नीचे में गुना कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो ऊपर में कितना हो गया, 8 चौका 32 रेशियो 8 बन जाता है, नीचे का रेशियो 9 3 27 रेशियो 3 बन जाता है। अब देखिए दोनों रेशियो इक्वल हो चुका होगा, क्योंकि इसमें भी आपका अंतर 24 का, इसमें भी अंतर 24 का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अब हम यहाँ से देखें तो कितना का डिफरेंसेस हो रहा है, तो आप कहेंगे 5 यूनिट का, 27 5 32 होता है, यानी 5 यूनिट का डिफरेंसेस कितने ईयर्स के बराबर है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए प्रेजेंट से लेकर के 5 वर्ष पूर्व 5 ईयर्स के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर 1 ईयर्स, ठीक है, 1 यूनिट बराबर 1 ईयर। योगेश की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो योगेश का वर्तमान आयु क्या था, 32, तो 32 में 1 से गुना करेंगे तो 32 एकम 32, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर उसके पुत्र की वर्तमान आयु पूछ जाती तो 8 से गुना कर लेते, 8 वर्ष हो जाता। तो बात क्लियर हो गई, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है। वायु की आर्द्रता जो किस पर निर्भर करती है, तो सही आंसर क्या, वायु की आर्द्रता निर्भर करती है तापमान, मौसम और स्थान, तीनों चीज़ों पे, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी जो रक्त कोशिका होती है वो कौन सी होता है, मोनोसाइट्स, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मोनोसाइट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की बताइए। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के समान त्वरण होता है, ठीक है, त्वरण समान होता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो मनीष सिसोदिया, ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती पर यह पुस्तक को लॉन्च किया गया था मनीष सिसोदिया जी के द्वारा, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किया। नीचे कमेंट करके बताइएगा सेट नंबर 15 आपको कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके रिस्पॉन्स अपना जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप BPSC की ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक ही जगह पे पूरे अच्छे तरीके से, तो आपको BPSC ये मौका दे रहा है। BPSC फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है प्री और मेंस के लिए 12 जनवरी से, बिल्कुल हिंदी में, ठीक है। तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगी, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने इस बार जो कि BPSC प्री दे दिया है, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी से, जो कि लक्ष्य BPSC करके आप इसको ज्वाइन हो सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो कि BPSC की तैयारी पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं तो उसके लिए BPSC फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि इंग्लिश में 8 मार्च से, यानी आज से ये स्टार्ट हो चुका है। इसके बारे में आप पूरी अच्छे तरीके से जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये अनूप कुमार सिन्हा जी जो कि अनअकैडमी पे आ चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन किस तरह से ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का डाउनलोड कर लेना है, आप जो कि लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से। उसके बाद अपना जो भी गोल सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे BPSC, तो BPSC को सेलेक्ट करेंगे। BPSC को सेलेक्ट करने के पश्चात आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह सा पेज ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे आप अगर हमारा जो कि रेफरल कोड यूज़ करते हैं निरंजन 10, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर किस बात की, आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जा करके हमारी जो कि लिंक को चेक कर सकते हैं।